हमने लास्ट वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे गुण जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो चेंज हो जाते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जैसे ये H F H F H, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एक्स्ट्रा बंध बन गया। तो जब आप उसको गर्म करोगे मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ जाते हैं। जैसे हम H2S का एग्जाम्पल लें और H2O का लें। H2S का बॉइलिंग पॉइंट होता है 60 डिग्री और H2O का होता है 100 डिग्री। क्योंकि H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा लेकिन सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर हम इनकी भौतिक अवस्था की बात करें तो H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, और H2S क्या होती है, गैस होती है। क्योंकि इसमें H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ये गैस फॉर्म में होता है। लेकिन H2O के अणु जो हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के पास होते हैं, और पास होने के कारण उनमें आपस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड हो जाता है। इसलिए वाटर लिक्विड होता है और गैस H2S जो है वो गैस होती है। दोनों एक ही ग्रुप में है, ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए वाटर की स्टेट लिक्विड होती है और H2S जो है वो गैसीय अवस्था में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। विलेयता में भी प्रभाव पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो आपका विलायक है और जो विलेय है, ठीक है, सॉल्यूट यानी विलेय और सॉल्वेंट यानी विलायक, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे HOH वाटर में अल्कोहल को डिसॉल्व करेंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन वाटर और अल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये सॉल्युबिलिटी जो बढ़ रही है ये किसमें बढ़ रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इंटरमॉलिक्यूलर में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, OH और CH2, ठीक है। तो इस OH बन के जो H है, ये H यहाँ हाइड्रोजन बंध में काम आ रहा है, ये इसलिए ये H विलायक के अणु के साथ, अगर इसके साथ हम H2O डाल दें तो H2O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए इसमें सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो इसमें सॉल्युबिलिटी इंट्रामॉलिक्यूलर में कम हो जाती है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में नहीं बढ़ेगी क्योंकि सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, क्योंकि ये पहले से ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है।
तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो इफेक्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होती हैं। तो जैसे इथाइल एसीटो एसीटेट अभी हमने पढ़ा था, ये इसका कीटो फॉर्म है। ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो जाता है, COH डबल बॉन्ड CH COOET। तो अब इसमें इस OH और इस कीटो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो होता है वो किस लिए होता है, वो इसको हम बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है और इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी पदार्थ में है या नहीं है, इसका हम पता कैसे कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पता करने के लिए हम सॉल्युबिलिटी से चेक कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट से चेक कर सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये डेल्टा माइनस है डेल्टा प्लस, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की होने की वजह से डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ जाता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है हम पता कर सकते हैं। अगर फ्री OH है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादातर OH वाले ग्रुप्स में होती है, तो किसी मॉलिक्यूल में अगर OH फ्री है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो उसकी वैल्यू आती है 3680 से 3580 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू होती है 3650 से 3580 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड OH होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास अगर IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इससे पीक आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑक्सीजन OH ग्रुप नहीं है, और अगर इस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अगर आपका जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल डाइल्यूशन के साथ, अगर विलायक के साथ कोई अणु विलायक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो जैसे जैसे आप तन्नु करोगे तो क्या होगा, विलायक के अणु दूर होते जाएंगे, दूर होंगे तो विलायक के अणु विलय के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएंगे, तो डाइल्यूशन के साथ वो जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ से IR का एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो कम दिखता है। जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा तो पीक उसका कम होता जाएगा, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर वाले का पीक कम नहीं होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर वाले का पीक जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में ही रहेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्योंकि विलायक के साथ नहीं बना रहा है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी आपको IR का एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर में अगर आप तन्नु करते जाएंगे तो विलायक के अणु कम होते जाएंगे, तो
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो ये हीट डिसअपियर होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम करते हैं तो ये कम होता जाता है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर का लो कंसंट्रेशन पे भी पीक रहता है। तो अल्कोहल में हम इसको देख सकते हैं, अल्कोहल में आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड, अगर आपका अल्कोहल और वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं, अगर अल्कोहल का कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन है तो आपका वो 3650 से 3580 पे आएगा सिग्नल, और अगर उसकी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो हमारे पास 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगा। तो इससे हमको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता चलता है। इसी तरह से एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है NMR, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि आप थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे इसको, न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डेड जो यौगिक होंगे उसमें हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन हाइड्रोजन। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें NMR में सिग्नल जो होता है वो डाउन फील्ड चला जाता है, डाउन फील्ड सिग्नल आता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से Electron डेंसिटी हाइड्रोजन पे कम हो जाएगी तो डाउन फील्ड शिफ्ट आएगी, लेकिन ये किस में आएगी, इंटरमॉलिक्यूलर, और इंट्रामॉलिक्यूलर में और भी ज़्यादा, इंट्रामॉलिक्यूलर में हम बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड शिफ्ट जाते हैं, तो दोनों में जाती है लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर में बहुत अधिक डाउन फील्ड सिग्नल चला जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी मॉलिक्यूल की, क्योंकि उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक परमानेंट इंटरैक्शन है, और हालांकि ये बहुत वीक बॉन्ड है लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टीज को बहुत इफेक्ट करता है। थैंक यू।